आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, इसके टोटल 4 कंपोनेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका नाम है टेस्टिस, जो कि हमारा मेन ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। टेस्टिस के बाद आती है इसमें एक्सेसरी डक्ट्स, जो कि आपकी ये रही, जिसमें आपके वासा डिफरेंस है, एपिडिडमस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है, ये सारी नालियाँ आती हैं। तीसरा कंपोनेंट आता है इसके एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेजिकल या सेमिनल ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड है। चौथा और आखिरी कंपोनेंट इसका नाम है पेनिस या इजैकुलेटरी ऑर्गन। तो ये टोटल बेटा आपके ये 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 आज डिटेल में स्टडी करते हैं। हो सकता है ये लेक्चर 40 या 45 मिनट का हो जाए, क्योंकि हम पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को हम पीस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन चारों ऑर्गन्स को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, एक ही लेक्चर में, 1 शॉट के अंदर ही। तो पहले चलते हैं बेटा ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना बेटा, आपके अंदर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाता है ये, औरत के अंदर, फीमेल के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2-3 काम है। पहला काम है भाई गैमेट्स को बनाना, गेमेट्स का नाम है स्पर्म। दूसरा काम है हार्मोन्स को बनाना, और ये हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये 2 काम होते हैं मेन। जब स्पर्म बनेगा ना, तो स्पर्म आगे चलकर वो फीमेल में जाएगा, फिर फीमेल जाके वो बच्चा पैदा करवाएगा। औरत का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें ऑर्गन भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल के। दोनों सिस्टम का हम कंपेयर करें मेल और फीमेल के, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें बच्चा भी पैदा होता है, यूटेस वगैरह भी है, ओविडक्ट है, फिर वेजाइना है, ओवरी है, थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एज कम्पेयर टू मेल के। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सिंपल है, ईजी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेन जो ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो है टेस्टिस। पहले हम टेस्टिस को डिस्कस करते हैं। टेस्टिस आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये सारा आपका टेस्टिस है। टेस्टिस आपके अंदर टोटल 2 होते हैं, और टेस्टिस आपकी पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, पेट में नहीं है, ये पेल्विक रीजन में होती है, आपकी दुनवारे एरिया में होते हैं। जब हम माँ के पेट के अंदर थे ना बेटा, तब हमारी माँ के पेट के अंदर जब हम 7 मंथ के हुए थे, 7 मंथ के हुए थे, तब तक हमारा टेस्टिस एब्डोमेन या पेल्विक रीजन के अंदर था, पेल्विक के अंदर था। तब वो टेस्टिस जो है ना हमारा ऐसे था, वो टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर था ऐसे, क्योंकि तब हमें स्पर्म की जरूरत नहीं थी माँ के पेट के अंदर जब डेवलप हो रहे थे। 7 मंथ जैसे ही होते हैं तो हम पूरे डेवलप हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे टेस्ट नीचे आते हैं और लटकना शुरू हो जाते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। तो 7 मंथ में गेस्टेशन के टाइम पे ये टेस्ट नीचे आ जाते हैं, बॉडी के नीचे लटके हुए होते हैं, तो ये हैंग होते हैं। इसका रीज़न ये बेटा कि हमारी बॉडी जो है ना, उसका टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल वो होता है 37 सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर। स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 34 सेंटीग्रेड या 93 फ़ारेनहाइट। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 35 सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, या यूँ कहेंगे 95 फ़ारेनहाइट। तो स्पर्म जो बनता है ना, वो बनता है 34 या 35 सेंटीग्रेड पे, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तब टेस्टिस नीचे आते हैं। और टेस्टिस में बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड वगैरह भी बहुत सारे होते हैं। तभी आप देखो आपकी बॉडी थोड़ी गर्म होती है, बट टेस्टिस जो है ना वो ठंडे होते हैं, 35 या 34 सेंटीग्रेड होता है स्पर्म को बनाने के लिए। यही रीज़न है कि टेस्टिस हैंग होते हैं। अब टेस्टिस को हम देखें तो बेटा टेस्टिस ये सारे आपका मसल है, कोई हड्डी वड्डी का बना हुआ नहीं है। टेस्टिस सारे के सारे स्मूथ मसल्स हैं। टेस्टिस के बाहर बेटा इसकी चमड़ी होती है, इसकी चमड़ी को हम कहते हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग को हम कहते हैं स्क्रोटम। ये थर्मो रेगुलेशन करती है। स्क्रोटम के बाहर, इस चमड़ी के बाहर बाल भी होते हैं, हेयर्स, जो थर्मो रेगुलेशन करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये हो गए टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी। टेस्टिस के अंदर चलें तो टेस्टिस की एनाटॉमी के अंदर सिर्फ इसके अंदर नालियाँ ही नालियाँ होती हैं। टेस्टिस में पहले ये आती हैं नालियाँ, जिसको हम कहते हैं लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर पहले होते हैं लोब्यूल बेटा, और लोब्यूल जो है ना एक टेस्टिस के अंदर वो होते हैं 250 से 300, ये लोब्यूल की तादाद होती है, लोब्यूल होते हैं टेस्टिस के अंदर। इन लोब्यूल्स के अंदर नालियाँ होती हैं, नालियों को हम कहते हैं सेमानिफेरस ट्यूब्यूल। ये नालियाँ एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 होती हैं, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 से 3 होती हैं। फेडरल का जो बुक है वहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 4 होती हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे लोब्यूल्स आ गया। लोब्यूल्स के अंदर देखो ये एक नाली है, इसका नाम है सेमानिफेरस ट्यूब्यूल। ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और 4 भी हो सकती हैं। ये मेन नालियाँ हैं, इनका नाम है सेमानिफेरस ट्यूब्यूल। सेमानिफेरस ट्यूब्यूल मेन इस वजह से हमने लास्ट टाइम एज ए ग्लैंड में डिस्कस किया था टेस्टिस को, केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा 2 किस्म के सेल होते हैं। सेमानिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये 2 टाइप के सेल हैं।
एक्चुअली में 3 टाइप के सेल होते हैं, कुछ बुक्स में 2 टाइप का लिखा है, कुछ में 3 टाइप का। तो एक्चुअल में 3 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है बेटा सेमिनिफर ट्यूब्यूल में सेल, इसका नाम है जर्म सेल। दूसरा होता है इसमें, इसका नाम है सर्टोली सेल। तीसरा सेल होता है, इसका नाम है लेडिग सेल। ये 3 किस्म के सेल होते हैं आपकी इस सेमिनिफर ट्यूब्यूल में। पहला सेल आता है जर्म सेल। जर्म सेल मेन सेल है, ये अनडिफरेंशिएट सेल होता है और यही वो सेल है जो करता है मेयोसिस डिवीजन आपके अंदर, जिसके नतीजे में ये बनाता है गेमेट, और उस गेमेट का नाम है स्पर्म या मेल गेमेट या माइक्रोगेमेट। तो गेमेट्स जो बन रहे हैं ये जर्म सेल से बनते हैं, और गेमेट बन रहे हैं वो कौन सी जगह पे बनते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। और गेमेट को बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन गेमेट को बनाता है जर्म सेल को स्टिमुलेट करके, फिर जर्म सेल मेयोसिस करेगा जिसके नतीजे में स्पर्म बनेंगे। तो आपके जो बेटा स्पर्म है वो कहाँ बन रहे हैं, सेमिनिफर ट्यूब्यूल में, और बना रहा है जर्म सेल। टोटल आपके अंदर एक दिन या 24 घंटों में जो स्पर्म बनते हैं ना, वो 200 से 300 मिलियंस बनते हैं। 200 से 300 मिलियंस स्पर्म बनते हैं मर्द के अंदर, यानी कि 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म बनते हैं। ये तादाद आपका सिंटेक्स है, एनसीईआरटी उसमें लिखी हुई है। फेडरल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि मर्द के अंदर 24 घंटों में जो स्पर्म बनते हैं सेमिनिफर ट्यूब्यूल में, वो बनते हैं 400 मिलियन, यानी कि नियरली 40 करोड़ स्पर्म बनते हैं। 40 करोड़ स्पर्म एक दिन के अंदर बनते हैं, कहाँ, सेमिनिफर ट्यूब्यूल में। चलो ये बात हो गई। दूसरी आता है लेडिक सेल। बेटा लेडिक सेल है ना, इसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेलों को, जो यहाँ पे आपके पड़े सेमिनिफर ट्यूब्यूल में। फिर लेडिक सेल जो है ये सीक्रेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा अपना हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने वाला सेमिनिफर ट्यूब्यूल के अंदर सेल होता है जिसका नाम है लेडिक सेल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको पता है मेल के अंदर सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है और स्पर्म की ये डेवलपमेंट करता है। ये इसका हार्मोन का काम होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। दूसरे सेल आते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेलों का बेटा दूसरा नाम है नरिश सेल, क्योंकि इसका काम है नरिशमेंट करना, डेवलपमेंट कराना स्पर्म की। ये स्पर्म को खाना देते हैं, जर्म सेल को भी ये खाना देते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं स्पर्म की। ये काम होता है सर्टोली सेलों का। और सर्टोली सेलों को भी स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रहे सर्टोली सेल जो कि खाना देंगे आपके इस स्पर्म को, बने हुए स्पर्म्स को। ठीक है बेटा, तो ये हो गए 3 किस्म के सेल आपकी सेमिनिफर ट्यूब्यूल में। तो मेन जो नालियां हैं टेस्टिस में वो सेमिनिफर ट्यूब्यूल हैं, क्योंकि यहीं पे ही स्पर्म बना आपका और यहीं पे हार्मोन बना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यहीं पे नरिशमेंट हो रही है स्पर्म की, और डेवलपमेंट भी स्पर्म की यहीं से शुरू होती है सेमिनिफर ट्यूब्यूल में। सेमिनिफर ट्यूब्यूल में देखो 2-3 काम हो रहे हैं। पहले तो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा यहाँ पे काम हो रहा है वो स्पर्म की डेवलपमेंट भी यहीं से होती है। शुरू में जो स्पर्म बनता है ना वो नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होती है। फिर सर्टोली सेल अपना खाना देते हैं, फूड देते हैं, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन छोड़ते हैं यहीं पे ही सेमिनिफर ट्यूब्यूल में, और यहीं पे स्पर्म की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे स्पर्म में पीछे पूंछ बनती है, फ्लैजिला बनती है, थोड़ा बड़ा होता है स्पर्म, मैच्योर होता है, एक्रोसोम, आगे लाइसोसोम वगैरह, ये चीज़ें भी सारी बनती हैं जो आगे हम डिस्कस करते हैं। फिर आगे चलकर ये बेटा सेमिनिफर ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएगा आगे असेसरी नालियों में। एक और नालियाँ होती हैं टेस्टिस के अंदर, इन नालियों का नाम है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जो नालियाँ होती हैं ना, ये कहीं पे लिखा हुआ है 10 है, कहीं पे लिखा हुआ है 15 है, कहीं पे 6 है, तो नंबर्स को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सेमिनिफर ट्यूब्यूल में स्पर्म ले जाएंगी आगे एक और नालियाँ जिसका नाम है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ये स्पर्म ले जाएंगी एक और नालियों को देंगी, इन नालियों का नाम है इफ्रन डक्ट्यूल, या इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया भी कहते हैं। एनसीईआरटी वासा इफ्रेंशिया लिखा हुआ है, हमारे बुक्स में नाली का नाम है इफ्रन डक्ट्यूल। इफ्रन डक्ट्यूल जो नालियाँ हैं ये स्पर्म आगे देंगी एक बड़ी सी नाली को, इस नाली का नाम है एपिडिडेमस। एपिडिडेमस में जाके स्पर्म बेटा स्टोर होगा और यहाँ पे स्पर्म की डेवलपमेंट भी होगी। एपिडिडेमस में 2 काम होते हैं, स्पर्म की स्टोरेज होती है और स्पर्म की डेवलपमेंट भी होती है। एपिडिडेमस एक ही ट्यूब है और इसकी साइज होती है 6 मीटर तक, ये क्वाइल्ड होती है, 6 मीटर ये ट्यूब होता है, यूँ क्वाइल्ड होता है। ठीक है बेटा, ये टेस्टिस के बाहर होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका स्पर्म और यहाँ पे स्पर्म हो जाएंगे स्टोर और डेवलप भी होंगे।
अब स्पर्म को बनने से लेकर डेवलप होने तक जो स्पर्म को टाइम लगता है ना, वो टाइम लगता है 70 दिन, 70 डेज, या इसको हम कहेंगे 10 वीक्स या 2.5 मंथ लगता है स्पर्म को पैदा होने से लेकर डेवलप होने तक। अब आप कहेंगे सर 70 दिनों में स्पर्म बनती है, तो हम तो डेली निकाल रहे हैं स्पर्म। वो बेटा आपकी 70 दिन पहले बनी है। मिसाल है फॉर एग्जाम्पल आज 22 तारीख है, 22 नवंबर है, आज आपकी बॉडी में जो स्पर्म बाहर निकलेगा ना बेटा, ये स्पर्म 70 दिन पहले बना था। यानी कि यूं समझो ये स्पर्म बना था एग्जैक्टली यूं समझो सितंबर में, सितंबर की 12 तारीख को। तो सितंबर की जो 12 तारीख के दिन जो स्पर्म बना था ना, वो आज आपके अंदर मैच्योर हो चुका है। आज अगर आप स्पर्म को निकालते हैं तो वो 22 सितंबर वाला स्पर्म आज निकलेगा। 13 सितंबर वाला जो स्पर्म है वो आपके अंदर कल निकलेगा। 14 सितंबर वाला आपको परसों निकलेगा। आज 22 नवंबर के दिन जो आपकी बॉडी में जो स्पर्म बन रहा है ना टेस्टिस में, वो 70 दिनों के बाद जो है वो सीक्रेट होगा आपकी बॉडी से, अगर आप सीक्रेट कराना चाहते हो तो, ठीक है। ऐसे तो 70 दिन लगते हैं, याद रखना ये बात। तो ये हो गया टेस्टिस और टेस्टिस के काम। तो टेस्टिस जो है ना बेटा, ये आपका सेक्स ऑर्गन है, मेन सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस का ही काम है स्पर्म को प्रोडक्शन करना और हार्मोन को भी बनाना, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इस वजह से हम टेस्टिस को सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म बनाता है, और ग्लैंड भी कहते हैं इसको क्योंकि ये हार्मोन भी बनाता है। टेस्टिस जो है ना बेटा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है। इसकी सीक्रेशन दोनों होती है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन सीक्रेशन जो है ना टेस्टिस की, उसको हम कहते हैं बेटा स्पर्म, क्योंकि स्पर्म इसकी बाहर रिलीज हो रही है, डक्ट में रिलीज हो रही है, ये सारी नालियों के थ्रू आ रही है स्पर्म बॉडी से बाहर। इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन सीक्रेशन इसकी टेस्ट की। एंडोक्राइन सीक्रेशन इसका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो खून के थ्रू जाता है इन ऑर्गन के ऊपर और आपके स्पर्म के ऊपर ये काम करता है, आपकी बॉडी के ऊपर भी काम करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह XYZ, डीपिंग ऑफ आइस वगैरह, ठीक है बेटा। तो ये हो गया टेस्टिस आपका, ठीक। टेस्टिस के बाद हम आगे चलें तो ये जो स्पर्म बनी है ना बेटा, ये स्पर्म इतने टेम्परेचर बनी है 34 सेंटीग्रेड या 35 सेंटीग्रेड पे। टेस्ट के बाद नेक्स्ट है बेटा असेसी डक्ट्स। असेसी डक्ट्स आपकी ये रही, पहले असेसी डक्ट ये जिसका नाम है एपिडिडिमस, क्योंकि ये आपकी टेस्टिस के बाहर होती है, टेस्टिस का पार्ट नहीं है, टेस्टिस के अंदर नहीं है, टेस्टिस के बाहर पर होती है, स्क्रोटम के अंदर है, ठीक है बेटा। एपिडिडिमस का काम है स्पर्म को स्टोर करना और डेवलप कराना, स्पर्म यहाँ पे डेवलप होगा। अब नेक्स्ट, अब स्पर्म आगे जाएगा, एपिडिडिमस से एक नाली आएगी जो स्पर्म को ले जाएगी टुवर्ड योर कप्युलेटरी ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। इस नाली का नाम है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को दूसरे लफ्जों में कहा जाता है डक्टस डिफरेंस भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स में लिखा हुआ है डक्टस डिफरेंस और कहीं पे इस नाली का नाम लिखा हुआ है वास डिफरेंस, तो बात एक ही है, ठीक है बेटा। वासा डिफरेंस नाली स्पर्म को ले जाएगी, ये नाली जाएगी ऊपर ब्लैडर तक, ब्लैडर के ऊपर यूं सराउंड करके फिर आती है नीचे। अब वासा डिफरेंस जो नाली है बेटा, ये ला रही है स्पर्म। आपका टेस्टिस जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को ही पैदा करता है, सेमेन को पैदा नहीं करता है। स्पर्म आ रही है वासा डिफरेंस नाली के थ्रू। अब जैसे ही वासा डिफरेंस नाली आपके ऊपर ब्लैडर की साइड में जैसे आएगी ना, ब्लैडर की तरफ, तो ब्लैडर से जैसे ही वासा नीचे आएगी तो यहाँ पे वासा डिफरेंस नाली है बेटा, वो थोड़ा सा वाइड हो जाती है, यूं उभरी हुई होती है। इसके वाइड पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्यूला। वासा डिफरेंस नाली ब्लैडर के साइड में यूं स्वेल हो जाती है, यूं बड़ी हो जाती है। इस उभरे हुए वासा डिफरेंस नाली के हिस्से को हम कहते हैं एम्प्यूला। यहाँ पे ना स्पर्म स्टोर होता है, कुछ देर के लिए रुकता है। एम्प्यूला के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेजिकल या सेमिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड आपके अंदर टोटल 2 होते हैं। वासा डिफरेंस नाली भी आपके अंदर 2 होती हैं क्योंकि आपके अंदर टेस्टिस भी 2 होते हैं। हर टेस्टिस की अलग अलग वासा डिफरेंस होती है। तो ये वासा डिफरेंस नाली स्पर्म और यहाँ पे एम्प्यूला में स्पर्म थोड़ी देर के लिए वेट करेगा, स्टोर हो गया। अब यहाँ पे आता है ये ग्लैंड जिसका नाम है सेमिनल वेजिकल। तो आपका ग्लैंड्स आगे आते हैं। पहला ग्लैंड है, इसका नाम है सेमिनल वेजिकल है। सेमिनल ग्लैंड ये आपके पास 2 होते हैं। सेमिनल जो वेजिकल है ना बेटा, ये सेमिनल ग्लैंड ये सेमेन बनाता है, सफेद फ्लूइड बनाता है 60% तक, कहीं पे लिखा हुआ है 70%, ठीक है बेटा। तो ये मेजर ग्लैंड है आपकी बॉडी में जो सेमेन बनाता है, व्हाइट फ्लूइड बनाता है स्टिकी, जिसके अंदर खाना होता है, प्रोटीन होता है, ये आयंस मिनरल न्यूट्रिएंट होती है। ये सफेद फ्लूइड बना रहा है ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है यहाँ से ये सेमेन आएगा इसकी नाली के थ्रू। ये नाली आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, इस नाली का नाम है एक्सक्रीटरी डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट ये सेमेन को लाएगी यहाँ इधर इस नाली में, इस नाली का नाम है
इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसके अंदर आ गया सेमेन। एम्पुला जो है आपका, जो वासा डिफरेंस का आखिरी पार्ट है, वाइट पार्ट, यहां से अब स्पर्म आएगा और उस स्पर्म के ऊपर ये सेमेन यूं रैप हो जाएगा, स्पर्म को कवर कर देगा, स्पर्म को प्रोटेक्ट करना अब शुरू हो जाएगा सेमेन। अब आपकी आगे आप देखो तो वासा डिफरेंस नाली, इजैक्यूलेटरी नाली, ये दोनों आगे चलकर एक हो जाती हैं। जब ये एक हो जाएं तो इसको हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट में दो चीजें हैं। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट में एक तो स्पर्म में जो वासा डिफरेंस से आई है, जो वासा डिफरेंस कहां से लाई है बेटा, एपिडिडमस से। दूसरी चीज होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इसका नाम है सेमेन, जो आपका सेमिनल वेजिकल से आ रहा है, ठीक है बेटा, जो फ्लूइड है, खाना है आपके स्पर्म का। अब ये सेमेन और स्पर्म ये दोनों आगे आएंगे एक और ग्लैंड में, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ओवरऑल बॉडी में तो लार्जेस्ट लिवर है, पर इन ग्लैंड्स में, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में से सबसे बड़ा ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के दो काम है। एक काम है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रोल करना आपके पेशाब को और स्पर्म की सीक्रेशन को। दूसरा इसका काम है सेमेन को प्रोड्यूस करना। 25 से 30% जो सेमेन है उसको ये बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना ऊपर होता है, आपके मसाना है, ब्लैडर, यहाँ पे पेशाब स्टोर होता है, जो आपकी यूरेटर नाली से आता है, पेशाब यहाँ पे होता है। तो ब्लैडर से एक नाली आती है पेशाब को लेके, इस नाली का नाम है यूरिथ्रा बेटा। और यहाँ से देखो ये नाली आ रही है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसमें आपका स्पर्म भी है, सेमेन भी है। अब ये दोनों चीजें कैसे कंट्रोल होंगी, इसको कंट्रोल करने वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है। जब आपकी स्पर्म निकलेगा बाहर, जब स्पर्म और सेमेन आता है, तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना बेटा, ये यूरिथ्रा नाली को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, यूरिथ्रा नाली को बंद कर देगा ताकि पेशाब ना आ जाए। अच्छा, और ये खोलेगा इस नाली को, इसका नाम है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में तब स्पर्म और सेमेन ही निकलेंगे, पेशाब एक साथ नहीं निकलेगा। अच्छा, जब पेशाब निकलता है तब ये प्रोस्टेट ग्लैंड इजैक्यूलेटरी डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको बंद कर देता है और यूरिथ्रा को खोलता है, तो सिर्फ ब्लैडर से पेशाब ही निकलता है बाहर पेनिस में, ठीक है बेटा। तो ये कंट्रोल करने वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अलावा सेमेन भी बनाता है और सेमेन भी छोड़ता है इसके स्पर्म के ऊपर। आपने देखा होगा जब स्पर्म निकलता है तो पेशाब नहीं निकलता है, जब पेशाब निकलता है तो स्पर्म नहीं निकलता है। अगर पेशाब आ गया स्पर्म में मिक्स हो गया तो स्पर्म मर जाएंगे हमारे, क्योंकि पेशाब में खतरनाक कंपाउंड है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, TMO, वो डीनेचर कर देंगे, स्पर्म को मार देंगे, किल कर देंगे, फिर रिप्रोडक्शन हो पाएगा, पीढ़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है, ये काम होता है इसका। फिर आगे स्पर्म आएगा नीचे, इस नाली में एंटर हो जाएगा। ये नाली आपकी पेशाब की भी नाली होती है और स्पर्म को ले जाने वाली नाली भी, इसका नाम है यूरिथ्रा, जो कॉमन नाली है। यूरिथ्रा को दूसरे लफ्ज़ों में हम यूरिनियोजेनिटल डक्ट भी इसको कहते हैं, जो आपकी असेसी डक्ट्स में आती है। इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद आती है यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा का बेटा दूसरा नाम है यूरिनियोजेनिटल डक्ट। इसमें पेशाब भी आता है और सेमेन और स्पर्म भी निकलते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं निकलते हैं। इसको कंट्रोल प्रोस्टेट ग्लैंड कर रहा है। अब नीचे जैसे आएगा आपका स्पर्म, तो यहाँ पे नीचे दो और ग्लैंड है, इसका नाम है कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी इनको हम कहते हैं, कूपर ग्लैंड, या कूपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है बेटा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इनका एक ही काम है सेमेन बनाना। क्या काम है बेटा? ओनली एंड ओनली सेमेन बनाना। ये माइनर सेमेन बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं, 10 या 15% बनाते हैं सेमेन को, और ये भी सेमेन छोड़ देंगे आपके स्पर्म के ऊपर। तो टोटल देखो 3 ग्लैंड है, 3 टाइप के ग्लैंड है जो आपके अंदर सेमेन बना रहे हैं। पहला पूरा ग्लैंड है सेमिनल वेजिकल, जिसने सेमेन बनाया 60% तक, सबसे ज्यादा सेमेन बनाने वाला सेमिनल वेजिकल ग्लैंड जो आपके ब्लैडर के बिल्कुल साथ में होते हैं। फिर सेमेन बनाया प्रोस्टेट ग्लैंड ने 25 से 30%। फिर दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर ये ग्लैंड था कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसने भी सेमेन बनाया। कूपर ग्लैंड आपके अंदर 2 होते हैं, सेमिनल ग्लैंड भी आपके अंदर 2 होते हैं, पर प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है। टोटल हो गए 5 ग्लैंड जो सेमेन को बनाते हैं। और सेमेन क्या है बेटा? सेमेन जो है आपके अंदर ये फ्लूइड होता है, खाना होता है जो स्पर्म को नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म को मोटाइल देता है और स्पर्म को ले जाता है वेजाना के अंदर और स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, मोटाइल करता है, मोटाइल देता है, खाना वगैरह जो स्पर्म के अंदर कम होता है उसको ये देता रहता है, ठीक है। कैल्शियम वगैरह, जिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें सेमेन के अंदर होती हैं। और सेमेन जो टोटल आपके अंदर बनता है 24 घंटों में, वो बनता है 2 से 5 ml, कहीं पे लिखा हुआ है 3 से 5 ml भी, ठीक है बेटा। तो हमें डेटा ये याद रखनी है 2 से 5 ml मिलीलीटर एक दिन के अंदर।
और 1 ml जो होता है सेमेन का उसमें 20 से 150 मिलियन स्पर्म होते हैं। ईच ml ऑफ सेमेन इज कंटेन 20 मिलियंस टू 150 मिलियंस स्पर्म। ये जो कतरे निकलते हैं सफेद सफेद कतरे, 5-6 कतरे जो निकलते हैं मर्द में जब फारिग हो जाता है तो स्पर्म वो नहीं होता है एक्चुअल में, वो सेमन होता है। उसको हम कहते हैं तो स्पर्म है पर एक्चुअल में वो सेमन होता है। स्पर्म हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वो छोटा सेल है, वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आएगा। ये सेमन होता है जो आपको सफेद सफेद कतरे नहीं दिखाई देते हैं जिसको हम गंध कहते हैं। तो ये सेमन होते हैं, इन सेमन के अंदर स्पर्म होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक जो कतरा होता है या 1 ml है उसमें इतने ये स्पर्म सेल होते हैं। टोटल 2 से 5 ml सेमन बनता है और स्पर्म बनते हैं आपके अंदर 300 से 400 मिलियन या 200 से 300 मिलियन। ठीक है, 200 से 300 मिलियन डेटा आप याद करो, एनसीईआरटी वाले बच्चे और सिंटेक्स वाले। बाकी पंजाब वाले बच्चे या दूसरे फेडरल वाले वो डेटा याद करो, 400 मिलियन स्पर्म हमारे अंदर बनते हैं 24 घंटों के अंदर। तो ये था ओवरऑल आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं पेनिस को, जो मेन पार्ट है हमारा। ये भी पेनिस जो हमारा, इसको हम कहते हैं कपुलेटरी आर्गन, क्योंकि इरेक्ट होता है। असल में क्या होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है। ये हार्मोन वेजो डायलेशन कराता है, पेनिस के अंदर खून की नाली को वाइड करता है, फिर खून का फ्लो ज़्यादा आता है पेनिस में। ऐसे पेनिस जो है ना वो साइज में बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं इरेक्शन, इरेक्ट हो जाता है। और पेनिस जो इसका काम होता है स्पर्म को ले जाना अपनी मंजिल की तरफ। स्पर्म को वेजाइना होती है ना औरत की, उसके अंदर डालना ताकि बच्चा पैदा हो सके। अब पेनिस का एक और भी काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आता है पेनिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आता है, क्योंकि ये पेशाब को भी यही बाहर निकलता है। ये एक्सक्रिएशन कराता है और हर एक चीज को बाहर छोड़ता है एनवायरमेंट में। अगर वेजाइना में है तो ये वेजाइना में स्पर्म छोड़ेगा और पेशाब को ये एनवायरमेंट में बाहर छोड़ेगा। पेनिस जो होता है ना बेटा, इसकी साइज अलग अलग है, किसी का 4 इंच है, किसी का 5 है, 6, 7, 8, 9 इंच। सबसे बड़ा पेनिस 13 इंच का होता है जो कोरियन बंदे का है। और पेनिस जो है ना इसकी साइज जो है वो मैटर नहीं करती है। नॉर्मल जो पेनिस है अगर 3.5 इंच का है वो भी नॉर्मल है। ठीक है बेटा, और पेनिस जो है ना इसकी टोटल 2 रीजन होती हैं। आखिरी हिस्सा होता है पेनिस का जो अटैच होता है हमारी चमड़ी के साथ, पेल्विक के साथ, इस हिस्से को हम कहते हैं रूट। ये पेनिस का लास्ट पार्ट है। आगे वाला ऐसा होता है जो उभरा हुआ होता है जिसको हम सर कहते हैं पेनिस का, जिसको हम ग्लैंड्स भी कहते हैं या टिप भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं। तो पेनिस आपका कपुलरी आर्गन है, ये एक्सटर्नल जेनिटिया है, ये आपका सेक्सुअल आर्गन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है आपकी बॉडी में बेटा। ये पेनिस और स्क्रोटम है, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटियल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट। बाकी टेस्टिस जो होता है ना इसको हम कहते हैं इंटरनल जेनिटियल, यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। इसके अंदर ग्लैंड्स होता है या हेड या टिप पे, ही आपको हेड दिखाई दे रही है। इसके हेड के ऊपर चमड़ी होती है, फोर स्किन, जो इसको प्रोटेक्ट करती है जम्स वगैरह से। और मुस्लिम फैमिली के अंदर इसको काटते हैं जो सुन्नत होती है, और ये लाजमी भी होती है। काटने से क्या होता है, पेशाब जो हम करते हैं ना वो पेशाब के कुछ कतरे उस फोर स्किन में आ जाते हैं जिसमें बीमारी भी हो सकती है। तो काटने से ये मतलब अच्छी चीज़ होती है बहरहाल। तो फोर स्किन को काटा जाता है जो सुन्नत होती है उनकी। ठीक है बेटा, तौर जिसको कहते हैं। फिर आती है रूट। अब पेनिस को आप जब इरेक्ट होता है, पेनिस यूं खड़ा जब हो जाता है तो पेनिस के पीछे से यूं बड़ी सी नस आपको दिखाई देगी, लंबी सी नस। उस नस का नाम होता है शाफ्ट। जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ये जो पेनिस को इरेक्ट करते हैं, इसमें खून की नालियां होती है बहुत सारी, जिसकी वजह से पेनिस साइज में बढ़ जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा खून के अंदर आने की वजह से। तो ये था आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये डायग्राम थोड़ा देखते हैं। ये आपकी डायग्राम जो है ना वो अच्छी तरह से एक और डायग्राम बनी हुई है। तो पहले टेस्टिस से आपका टेस्टिस में स्पर्म बनता है और हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन। फिर टेस्टिस से स्पर्म ले जाती है ये नाली है, इस नाली का बेटा नाम है वासा डिफरेंस। ये नाली ले जाती है आपके स्पर्म को, यहाँ पे एम्पुला है इसका, ये एम्पुला आपको दिखाई दे रहा है, ये सोइलिंग पार्ट होता है वासा डिफरेंस का, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है। फिर नीचे ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड का बेटा नाम होता है सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल, जो कि सेमेन छोड़ता है बाय द सीक्रेटरी डक्ट। फिर ये आपकी एम्पुला और सीक्रेट डक्ट दोनों एक हो जाती हैं। फिर आगे इस नाली का नाम पड़ता है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसमें सेमन और स्पर्म दोनों आ जाते हैं। फिर सेमन और स्पर्म आ जाते हैं इस नाली में जिसका नाम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को रेगुलेट कर रहा है ये ग्लैंड सबसे बड़ा, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमन छोड़ता है स्पर्म के ऊपर। फिर आपका स्पर्म आ जाता है इसमें यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा आपकी पेशाब की नाली भी है और स्पर्म को निकालने वाली भी नाली है, कॉमन नाली है। इसके नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है कूपर ग्लैंड, जो भी सेमन को ही बनाता है। तो आपको लोकेशन भी इस ग्लैंड्स की याद करनी है। ऊपर ग्लैंड होता है बेटा, इसका नाम है सेमिनल ग्लैंड, जो आपके टोटल 2 होते हैं।
फिर नीचे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपके पास एक होता है। फिर नीचे आते हैं, इसके नीचे होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे कूपर ग्लैंड है जो सेमेन बनाते हैं, ये भी आपके पास दो होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों। तो टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया। अब पेनिस जो है आपका ये कपुलेटरी आर्गन है, ये मेन आर्गन नहीं है, मेन आर्गन हमारा टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और पेनिस जो है इसका ये रूट होता है, ये आगे वाला सूजा हुआ ऐसा जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं या हेड कहते हैं, और इसमें ये यूरिथ्रा है जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलता है। तो अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो बड़ा पहले हमने पढ़ा टेस्टिस को, और टेस्टिस के अंदर बाहर चमड़ी होती है जिसका नाम है स्क्रोटम जो उसको प्रोटेक्ट करती है, थर्मन करती है। और टेस्टिस के अंदर हम चलें तो टेस्टिस में लोब्यूल्स होते हैं जो आपके 250 से 300 होते हैं। लोब्यूल के अंदर सेमेनफेर ट्यूब्यूल होते हैं, और सेमेनफेर ट्यूब्यूल एक लोब्यूल में 1 से 3 होते हैं या 1 से 4 होते हैं। ओवरऑल आपके एक टेस्टिस के अंदर है ना सेमेनफेर ट्यूब्यूल 500 होते हैं, 500 होते हैं, ये आपके कुछ बुक्स में डेटा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सेमेनफेर ट्यूब्यूल में 3 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं जर्म सेल जो मेयोसिस करके स्पर्म को बनाते हैं, टोटल आपके 24 घंटों में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनती है, और ये स्पर्म को बनाने वाला हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका नाम है FSH। फिर दूसरे किस्म का सेल होता है सेमेनफेर ट्यूब्यूल में, इसका नाम है लेडिक सेल जो LH हार्मोन इसमें करा किसको, और ये हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन को। लेडिक सेल और सर्टो सेल दोनों स्पर्म की डेवलपमेंट कराते हैं, ये बात याद रखना। फिर तीसरा टाइप का सेल होता है सर्टोली सेल जो यहाँ पे पड़े, जो नरिश करते हैं स्पर्म को, और ये खाना वगैरह छोड़ते हैं स्पर्म के ऊपर, फिर स्पर्म मैच्योर होता है, फ्लैजिला एक्रोसोम वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। सेमेनफेर ट्यूब्यूल के बाद स्पर्म ले जाती है नालियाँ, इसको हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद नालियाँ आती हैं दूसरी जिसको हम कहते हैं बेटा आपकी इफ्रेंडक्ट्यूल, या इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये नालियाँ जाके स्पर्म को देती हैं एपिडिडमस में, यहाँ पे ये स्पर्म का स्टोर होता है कुछ दिन के लिए। अब आपका सेमेनफेर ट्यूब्यूल से लेकर एपिडिडमस तक जो स्पर्म आता है इसको 21 दिन लगते हैं, 21 डेज लग जाते हैं टेस्टिस से लेकर एपिडिडमस तक स्पर्म को पहुंचने में, और साथ साथ स्पर्म डेवलप भी होता जाता है। इसको डेवलप करते हैं नर सेल खाना छोड़ के, और आपके लेडिक सेल भी इसको डेवलप करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मदद से। फिर आपका एपिडिडमस में ये स्पर्म रहते हैं कुछ दिन के लिए, तकरीबन 40 दिन तक ये रहते हैं यहाँ पे, 40-50 दिन। फिर आपका स्पर्म मैच्योर होकर फिर निकलेगा बाहर। स्पर्म को बाहर निकलने वाला भी यही हार्मोन है LH जो स्पर्म को रिलीज कराता है, सीक्रेट कराता है। एपिडिडमस से स्पर्म ले जाने वाली नाली है बेटा, इस नाली का नाम है आपको ये पता है, इसका नाम है वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। ये नाली ले जाएगी स्पर्म को आगे, और इसका सोलिंग पार्ट है, इसका नाम है एम्प्यूला, और यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है कुछ देर के लिए। फिर आगे आता है सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेजिकल जो कि सेमेन छोड़ता है 60% तक सेमेन। फिर ग्लैंड के बाद आगे एजाक्युलेट डक्ट आती है जिसमें सेमेन भी होता है स्पर्म भी होता है। एजाक्युलेट डक्ट आके ये सेमेन और स्पर्म दोनों को देती है यूरिथ्रा को, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है पेशाब को भी और सेमेन की सीक्रेशन को भी, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड सेमेन को भी छोड़ता है स्पर्म के ऊपर। फिर ये स्पर्म और सेमेन आते हैं और नीचे 2 और ग्लैंड है, इसको कूपर ग्लैंड कहते हैं या बल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड, ये भी सेमेन छोड़ते हैं। फिर और ज़्यादा सेमेन की तादाद बढ़ जाती है, सेमेन 5 ml तक हो जाता है नौजवान लड़कों के अंदर, बुढ़े जो उसमें कैप्सूल खाना पड़ेगा। फिर आगे चलकर ये सेमेन और स्पर्म दोनों आगे आएंगे, पेशाब की नाली ये पूरी यूरिथ्रा है, इसे यूरिथ्रा में आ चुके हैं। फिर यूरिथ्रा आगे चलकर जाती है कपुलेटरी आर्गन, इसका नाम है पेनिस, और पेनिस में स्पर्म निकलेंगे बाहर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो टेस्टिस है ये सेक्स आर्गन बेटा, ग्लैंड भी है, इसमें सेमेनफेर ट्यूब्यूल होते हैं, रेटिटेस होते हैं, और आपकी इफ्रेंडक्ट्यूल भी होती है, ये टेस्टिस के अंदर आती हैं। फिर असेसी डक्ट आती हैं, जैसे कि एपिडिडमस आपकी असेसी डक्ट है, वासा डिफरेंस है, ये रहे वासा डिफरेंस, इजैकुलेट डक्ट है, फिर यूरिथ्रा, ये सारी आपकी असेसी डक्ट्स कहलाती हैं। असेसी ग्लैंड आते हैं जो सेमेन को बनाते हैं, एक आपका सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है जो बिल्कुल ऊपर होता है ब्लैडर की साइड में। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आता है आपका, फिर आता है आपका कूपर ग्लैंड जो 2 होते हैं, ये सारे सेमेन को ही बनाते हैं, ये असेसी ग्लैंड हो गए। आखिरी पार्ट था आपका पेनिस जो कपुलेटरी आर्गन है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटिया में आता है, ग्लैंड्स इसका हेड होता है और इसकी आखिरी हिस्से को हम रूट कहते हैं। फिर इसका मिडिल पार्ट भी आता है, तो टोटल अपने बुक में ऐसा लिखा हुआ ग्लैंड और रूट्स वगैरह। तो ये सारा था आपका ओवरऑल टॉपिक जो हम सारा पढ़ चुके हैं। फिर आखिरी एक चीज़ है टेस्टिकुलर कैंसर, सिंटेक्स के अंदर और शायद फेडरल के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि लड़के जो होते हैं ना वो 14 से 34 साल या 15 से लेकर 34 सालों तक उन लड़कों के अंदर कैंसर होती है कॉमन, टेस्टिस की कैंसर, उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर कैंसर। और इस कैंसर का इलाज भी है प्राइमरी स्टेज में, हर कैंसर का बेटा प्राइमरी स्टेज में इलाज होता है, और इसका इलाज होता है कीमोथेरेपी और आखिर में होता है रेडियोथेरेपी, और ये ठीक भी हो जाती है ये टेस्टिस कैंसर जो अगर प्राइमरी लेवल पे इसका इलाज हो जाए कीमोथेरेपी वगैरह XYZ के जरिए। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक।
अगर सवाल आ जाए तो भाई स्पर्म कौन सी सेल बनाते हैं, जर्म सेल या सर्टोली सेल, तो अपना जो सिंथेटिक्स है ना वहाँ पे लिखा हुआ है एज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो स्पर्म को सर्टोली सेल बनाते हैं। फिर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पर्म को जर्म सेल बनाते हैं। एक्चुअल में बेटा बात यह है कि स्पर्म को बनाते जर्म सेल हैं, सर्टोली सेल स्पर्म को नहीं बनाते हैं। सर्टोली सेल स्पर्म को नरिश करते हैं, डेवलप करते हैं, खाना देते हैं। स्पर्म जब बनती है ना तो स्पर्म का जो हेड होता है वो घुसा हुआ होता है आपके सर्टोली सेलों के अंदर। ये सर्टोली सेल है, उसमें ये हेड घुसा होता है डेवलपमेंट के लिए। ये काम होता है एक्चुअल में सर्टोली सेलों का। क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक मारना है जर्म सेल। अगर जर्म सेल ऑप्शन ना हो, ऑप्शन ऐसे हो कि सर्टोली सेल बनाता है स्पर्म को या लेटिक सेल बनाता है स्पर्म को, या 2-3 और ऑप्शन हो, जर्म सेल ना हो ऑप्शन, तो आपको टिक मारना है सर्टोली सेलों पे, क्योंकि कुछ बुक्स में सर्टोली सेलों का भी लिखा हुआ है, पर ये गलत है, ये थोड़ी मिस्टेक है बुक्स के अंदर। तो बहरहाल ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। और ये टॉपिक हम सारा पढ़ चुके हैं, मेहनत करें अच्छी तरह। और ये टॉपिक आपका MD-CAT के अंदर भी इंक्लूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, PMC सिलेबस में पूरा का पूरा इंक्लूड है टॉपिक। ठीक है बेटा, अच्छी तरह इसको पढ़ें। अगेन कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट्स के अंदर।